जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना है जो सुप्रसिद्ध बोबोडॉल प्रयोग से संबंधित है। तो जो बोबोडॉल है ना, ये आपके निरीक्षणात्मक अधिगम है ना, जो अल्बर्ट बांडुरा से संबंधित है। तो इनके जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग की बात करते हैं, या तो निरीक्षणात्मक बोलेगा या परीक्षणात्मक। ठीक है, तो इन्होंने बोबोडॉल पर भी प्रयोग किए थे, जोकर पर भी प्रयोग किए थे, और वहाँ पे जो बच्चे उपस्थित थे उन पर भी प्रयोग किए थे। फिर देखा था कि उनके जीवन में इन सभी परिस्थितियों का उन्होंने उपयोग किया था। तो वे अनुकरण के द्वारा अपने जीवन में भी उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं और उसी प्रकार की प्रवृत्ति रखते हैं। इस प्रकार का ये सिद्धांत था, जिसे निरीक्षणात्मक अधिगम या ऑब्जर्वेशन लर्निंग या इसे ही अनुकरण के द्वारा सीखना भी सिद्धांत कहते हैं। इसमें 5-4 स्टेप हुआ करते थे। वो बताते थे कि इनका आधार सीखने का ये है। पहला होता था अटेंशन, बच्चे ध्यान देते थे। सेकंड होता था रिटेंशन, उसे धारण करते थे। फिर उसके बाद उसका रिप्रोडक्शन करते थे, यानी उत्पादन। और उसके बाद फिर लास्ट में उन्हें मोटिवेशन मिलता था। ये 4 स्टेप है, इनसे ही बनते हैं क्वेश्चन मोस्टली। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि फ्राइड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की जो लैंगिक अवस्था होती है। लैंगिक का मतलब ये है, आगे देखेंगे। लैंगिक अवस्था का आयु विस्तार एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास में निम्नलिखित में से किस अवस्था के समतुल्यता। यानी टोटली बात यह है कि जो सिगमंड फ्राइड की आपकी 5 अवस्थाएं थी, वही एलपीजी मैंने ये इसी प्रकार याद कर रखी है। और बाकी जो आपकी एरिक्सन था उनकी 8 अवस्थाएं थी। तो बताइएगा, जो आपकी जो लास्ट वाली अवस्था होती है ना, पहली होती है ओरल, सेकंड एनल, तीसरी होती है फेरिक, चौथी होती है लेटेंट और 5वीं होती है जेनिटल। वही थी लैंगिक अवस्था। तो ये वाली अवस्था होती है ना, ये किशोरावस्था से संबंधित होती है। तो आप बताइएगा एरिक्सन की कौन सी अवस्था होती है किशोरावस्था से संबंधित। तो वो होती है आपकी 5 नंबर की अवस्था, जिसे बोलते हैं पहचान बनाम भूमिका बनाती है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन होता है। यानी पहचान बनाम, तो पहचान यानी आइडेंटिटी, बनाम का मतलब वर्सेज, और भूमिका का रोल मतलब रोल कन्फ्यूजन। तो ये आपके 5 नंबर की अवस्था है। तो ये वाली 5 अवस्था की, और आपके फ्राइड की 5 नंबर की अवस्था है, वो जेनिटल स्टेज बोलते हैं। इसी में आपको ध्यान होगा नार्सिसिज्म। ठीक है, ये गुण होते हैं। और तो ये आपकी इन दोनों की ये समान अवस्था मानी जाएगी, समतुल्य मानी जाएगी। ठीक है, यही पूछा था। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। किशोरों का महसूस करना सभी मेरी ओर देख रहे हैं, ये कौन सी संज्ञा दी जाती है। इसे बोलते हैं हम पर्सनल फेवेल। क्या बोलेंगे इसे? पर्सनल फेवेल बोलते हैं। ये पर्सनल फेवल बोलते हैं। यानी ये कह रहा है कि ऐसा महसूस करते हैं कि सभी मेरी ओर देख रहे हैं। जैसे उसकी शर्ट पर स्याही लग जाना, और उसका फिर गाँव, शहर या घर पे जाना, ऊपर वो रास्ते पे चलता है तो वो यही सोचता है कि सभी मेरी ओर देखना। इसका एग्जाम्पल होता है ये वाला। एक एल्केनाइड इसी प्रकार के एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने 2 शब्द दिए थे। एक तो दिया था पर्सनल फेवल, एक दिया था इमेजरी ऑडियंस। ये दोनों ही पूछे गए हैं इसी क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो एक तो पूछ लिया ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, आगे मिलेगा तब बताऊंगा। ये कह रहा है कि अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण, जैसे ABA कहते हैं, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो ये आपका था क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जो ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी है ना, उससे संबंधित, जो स्किनर वाली, उससे संबंधित था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ये मैं कह रहा था ना, उसके ये आ गया क्वेश्चन कि युवा किशोरों, यानी जो युवा किशोरों की यह मान्यता होती है कि वे पूर्णतः किसी अन्य व्यक्ति से भिन्न होते हैं, ये जाने जाते हैं। तो ये काल्पनिक दर्शक यानी इमेजिनरी ऑडियंस बोलते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछ लिए इसी पेपर में। अभी हमसे शुरुआत का क्वेश्चन था वो अल्बर्ट बांडुरा का था। उसके 4 स्टेप यहाँ पे पूछे हैं। तो मैंने बताया था पहले अटेंशन होगा, फिर रिटेंशन होगा, फिर रिप्रोडक्शन होगा, फिर लास्ट में रिप्रोडक्शन को हम प्रोडक्शन बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, बाकी लास्ट में मोटिवेशन। तो इस प्रकार का कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो हम कहेंगे देखो ये वाला। ये देखिए इंग्लिश देखिए, क्योंकि इंग्लिश आसान होती है, जैसे अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, जिसे कहते हैं हिंदी में अवधान, धारण करना, पुनरुत्पादन और अभिप्रेरणा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये पूछा है प्याजे से संबंधित। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं था। तो देखिएगा, आप सभी क्वेश्चन ऑप्शनों को पढ़िएगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यानी यह मान्यता थी, यानी जीन प्याजे की, कि विकास सतत होता है, जबकि वो ऐसे नहीं मानते थे। वो मानते थे डिसकंटिन्यूटी, यानी असतत। क्योंकि उन्होंने एक आरेख दिया था बच्चों की अवस्थाओं को लेकर, बताया था शुरुआत में थोड़ा विकास होता है और उसका तेज होने लग जाता है। यानी इस प्रकार के एक जो इन्हें आयताकार ग्राफ बोलते हैं, पिक्टोग्राफ। तो इस प्रकार का दिया था उन्होंने, हर अपनी एक अवस्था की विशेषता बताई थी। तो इस प्रकार ही दिया था। उन्होंने कहा था ये डिसकंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन सही थे। जैसे कि पहला था, इस सिद्धांत की यह मान्यता थी कि यह विकास एक असतत प्रक्रिया है। तो पहला ऑप्शन 2 सही है। यह मान्यता थी कि बच्चे सम्मिलन और आत्मसातीकरण, इंग्लिश क्या दे रखी है,
एसिमिलेशन और कम्बंडेशन, सही बात है, जीन प्याजे ही बताते हैं इसके बारे में। बाकी है इस 4 नंबर ऑप्शन था, इसकी मान्यता थी कि संज्ञानात्मक विकास है वो 4 चरणों में होता है। एसपी कैप, एसपी कैप का मतलब ये हुआ सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशन और आपकी कॉन्क्रीट और फॉर्मल, ये 4 अवस्थाएं थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, जीवन स्पेस की संकल्पना किसने दी थी, इसे बोलते हैं लाइफ स्पेस। ये कुट लेविन से संबंधित है, लेविन क्षेत्र सिद्धांत, ये कुट लेविन से संबंधित है। और यानी कोट लेविन लिख रहा है ना, यहाँ पे कोट नहीं लगा रखा है आगे, बाकी लेविन है वो वही की बात है। कोट लेविन का ये क्षेत्रीय सिद्धांत कहलाता है, इसके बहुत सारे अन्य नाम भी हैं, ठीक है। तो ये 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो गया। ये कह रहा है नकारात्मक पुनर्वलन एवं दंड में क्या संबंध होता है, तो हम ये कहेंगे संबंध इनमें ये होता है कि नकारात्मक पुनर्वलन देंगे ना तो किसी अनुक्रिया को दृढ़ बनाता है, ठीक है। बाकी जब कि दंड देंगे तो वो अनुक्रिया कमजोर हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है, इसमें पूछा गया था यदि एक क्रिया की आवृत्ति किसी दूसरी क्रिया या कार्य से अधिक है तब पहली क्रिया उपयोग दूसरी क्रिया कार्य जिसकी आवृत्ति कम हो जाए तो इस प्रकार के पुनर्वलन को क्या कहेंगे, ऐसे प्रीमेक का सिद्धांत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। पहले कोई चीज़ें क्रिया हो रही थी या ठीक है, या उसकी आवृत्ति अधिक थी, तो जो दूसरी वाली हो रही है ना उसकी आवृत्ति कम हो रही है, इसका मतलब पहले का प्रभाव पड़ता है, इसे बोलते हैं प्रीमेक का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है कि इनमें से बताइए कि स्थिर अंतराल पुनर्वलन का उदाहरण नहीं है। तो देखिएगा स्थिर अंतराल, इसे इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, फिक्स्ड इंटरवल। यानी फिक्स्ड इंटरवल का मतलब होता है कि जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं ना, उनके लास्ट मंथ में महीने की लास्ट डेट को तनख्वाह आती है, यानी जो सैलरी आती है, तो वही होता है एक तरह से स्थिर अंतराल का पुनर्वलन, ठीक है। तो इसमें से कौन सा नहीं है ये पूछा है। आप सभी ऑप्शनों को देखेंगे ना तो ये है ना, एक व्यस्त नंबर डायल करना, ये संबंधित नहीं होगी। बाकी प्रथम जो आपकी मंथली जो वेतन मिलता है वो एग्जाम्पल हो जाएगा। आवधिक रूप से दंत जांच के लिए जाना यानी हफ्ते में एक बार जाना, तो वो भी इसी का हो जाएगा उदाहरण। प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि होना, तो ये भी इसी का उदाहरण हो जाएगा। जो नहीं होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है, इसमें पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की विशेषता रही है। ये स्वलीनता की बात कर रहा है। वैसे देखा जाए स्वलीनता शब्द किसने दिया था, स्वलीनता, इसे ऑटिज्म बोलते हैं। स्वलीनता दिया था आपके लियो कैनर ने, सही है ना, नहीं लियो कैनर है क्या, देखो 2 नाम आते हैं, मैंने बताया भी है। एक तो विकासात्मक विकार का आता है, एक इसका लर्निंग डिसेबिलिटी का। तो लर्निंग डिसेबिलिटी दे दी आपके सेबोल क्रिक ने, ऑटिज्म यानी विकासात्मक विकार दिया था लियो कैनर ने। तो सही बताया कि लियो कैनर नहीं दिया था ये शब्द, तो इसकी एक विशेषता नहीं है। तो हम ये कहेंगे देखो देखने और सुनने की समस्या होगी ना, ये अलग डिसेबिलिटी हो जाएगी। ऑटिज्म बच्चे की नहीं होगी। ऑटिज्म बच्चे वे होते हैं जो, तो एक तो समाज में ये अंतःक्रिया करने में समस्या आती है, यानी घर परिवार या अन्य सदस्यों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, यानी बातचीत वगैरह अन्य चीज़ें जो क्रिया होती है वो नहीं कर पाते। बाकी शाब्दिक और शाब्दिक संप्रेषण में भी समस्या आती है, ठीक है। और बाकी ये बारंबार व्यवहार दोहराते रहते हैं एक ही काम को, ठीक है। तो इस वजह से ये 3 तो विशेषताएं हैं, वो जो विशेषता नहीं होगी वो हो जाएगी 1 नंबर। 13वें नंबर का क्वेश्चन ये है कि किम ने अपने मोबाइल नंबर बदलकर एक नया नंबर लिया। जब किसी ने उसका नया नंबर पूछा तो तब वह सिर्फ 2-3 अंक ही बता पाया। तो इसका रीज़न क्या है, हम ये कहेंगे इसका रीज़न ये प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। यानी जो उसका पहले का जो नंबर था ना, पहले का जो नंबर था उसने चेंज किया, दूसरा नंबर लिया, तो वो उसने 2-3 अंक तो याद कर लिए, लेकिन बाकी वह उसे पीछे का याद था। इसे बोलते हैं प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, यानी पूर्व ज्ञान उसे वर्तमान के ज्ञान में क्या कर रहा है, व्यवधान कर रहा है। तो इस प्रकार का प्रोएक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट है 14वें नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से वाइकोस्की से संबंधित जो समाज सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है वो बताना है। आप देखेंगे तो यह बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा के महत्व की उपेक्षा करता है। उपेक्षा का मतलब ये है कि उसे इग्नोर करता है या उसके बारे में बात नहीं करता है या गलत बताता है। तो इस प्रकार का ये कथन गलत हो जाएगा। जबकि वाइकोस्की ने तो कहा था कि हम जो भी सीखते हैं ना वो SEL के थ्रू ही सीखते हैं। पहले तो सोशल इंटरेक्ट करेंगे यानी समाज में, फिर उसके कल्चर और फिर भाषा, इन तीनों की तो बात की थी। जबकि ये कह रहा उपेक्षा करता है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी सभी पॉइंट सही थे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र का उपक्षेत्र नहीं है। यानी ये बात कह रहा है कि जो आपके 3 डोमेन बताए थे, एक तो संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक और भावात्मक, तो अपने ही ज्ञानात्मक यानी ब्लूम ने खुद ने दिया था उसमें से कौन से उप स्टेज होती हैं। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी को आसे, इससे याद कर लीजिएगा, 6 स्टेप याद हो जाएगा। जैसे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवोल्यूशन। अब देख लीजिएगा एप्लीकेशन यानी एप्लीकेशन अनुप्रयोग ये हो जाएगा, और कौन सा अनुक्रिया ये नहीं होगा, विश्लेषण है एनालिसिस, इससे हो जाएगा ये से।
पहली एप्लीकेशन थी, दूसरी एनालिसिस थी, दो तो मिल गए और संश्लेषण ये आ जाएगा ऐसे सिंथेसिस। बाकी जो नहीं है तो वो हो जाएगा कह सकते हैं 4 नंबर। क्योंकि इस क्लास में कहीं पर भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या रखनी है, इससे आसानी होती है, आपको मालूम होना चाहिए ये स्टेप फिक्स हैं। जैसे नॉलेज होगा पहले, फिर उसे अंडरस्टैंडिंग, अनुप्रयोग का मतलब होगा एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस, फिर आपका इवोल्यूशन यानी मूल्यांकन। ये उच्चतम होता है, ये निम्नतम होता है, ये 6 स्टेप होते हैं। और बाकी जो आपका अनुक्रिया है ये कहीं ना कहीं आपके क्रियात्मक से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं मस्तिष्क के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नियंत्रित नहीं है। ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये दृष्टि और जो हम सुनते हैं ना उससे संबंधित होता है। नेक्स्ट है किशोर बालकों के दिवा सपने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो दिन में जो देखते रहते हैं ना सपने, उनके बारे में बात कर रहा है कि कौन सा सही नहीं किशोर के बारे में। तो हम ये कहेंगे इसमें मानसिक के बजाय शारीरिक क्रिया ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। यही गलत है, हमें पूछा गलत था, इस वजह से ये ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं किशोर यह महसूस करता है कि अब तक उसके जैसा गहरा प्यार किसी ने नहीं किया था। तो ये मतलब होता है, वो थे ना, मैं एल के नाइट का नाम ले रहा था मनोवैज्ञानिक का, तो उन्होंने 2 शब्द दिए थे, एक तो पर्सनल फेवर और इमेजरी ऑडियंस। तो 2 क्वेश्चन तो ऑलरेडी पूछ लिए उन्होंने, अब तीसरा ये पूछा है। ठीक है, इसी पेपर में, तो इसका हो जाएगा ये बात कर रहा है व्यक्तिगत मिता की, यानी जिसे बोलते हैं हम पर्सनल लाइफ फेवियल बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये वाक्यांश दे रखा है, एक हाथ में 6 और दूसरे हाथ में आधा दर्जन है। इसका मतलब क्या है, हालांकि ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव बात हो रही है, कहीं नेगेटिव तो हो रही है, तो उपागम उपागम हो जाएगा। ठीक, अप्रोच कॉम्प्लेक्ट हो जाएगा। ये आपके हुए हैं कौन से मनोवैज्ञानिक हुए थे, शायद कोटलेब में हुए क्या, उन्होंने 4 प्रकार के शायद ये बताए थे। जैसे कि पर्यार होता है तो वो कॉम्प्लेक्ट हो जाएगा, और उपागम का हो जाएगा अप्रोच, एक उपागम एक पर्यार हो जाएगा। ये तीसरा, फिर एक चौथा प्रकार बताया था। ये 4 प्रकार के बताए थे। ठीक है, ये द्वंद्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि ब्राउन फैन ब्रेनर के पारिस्थितिकी तंत्र के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा बालक के बृहद क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। इन्होंने 5 स्टेप बताए थे, और उन 5 स्टेपों में अलग अलग जो इकोसिस्टम था उनकी विशेषताएं थी। तो ये 5 कौन से थे मैं नाम भी बता दूँ। जैसे सही है ना, माइक्रो हो जाएगा, फिर मीजो हो जाएगा, और पीछे सभी में सिस्टम लग रहा है। ठीक है, फिर एक्चो हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैक्रो हो जाएगा, फिर हो जाएगा क्रोनो लास्ट का। तो जो मैक्रो है ना, मैक्रो की तो पूछ रहा है ना ब्रेथ, इंग्लिश देखिए मैक्रो कहाँ पर है, मैक्रो देखो ये वाली लाइन काढ़ी है ना, ये वाली मैक्रो, इसकी विशेषता बताइए क्या है। और ये सभी इन्होंने जो आपकी पारिस्थितिकी होती है ना, उसी प्रकार इन्होंने ये मॉडल बना के दिया था इस प्रकार का। तो ये मैक्रो की विशेषता क्या होती है हम कहते हैं, अब इसमें से तो देखो मैक्रो की विशेषता हमें पता होना चाहिए, और उनमें से कौन सी नहीं है ये बतानी है। तो देखिएगा, जैसे मूल्य हो गए, कानून हो गए, रीति रिवाज हो गए, ये तो होते हैं, लेकिन जो विद्यालय और आपका स्कूल हो या पेरेंट्स हो, ये आपके माइक्रो में आते हैं। ठीक है, मैक्रो में नहीं आते। इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जो अलग बताना था हमें। नेक्स्ट है पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हम ये कहेंगे इन सभी में कि रिश्वत एक प्रकार का, तो ये गलत है कहना, ये पुरस्कार में नहीं आएगा। ठीक है, बाकी जैसे वांछनीय व्यवहार में वृद्धि होना, ये हो जाएगा, एक रुचिकर उद्दीपक हो जाएगा, और जो भी अनुक्रिया हो रही है उधर दृढ़ करने के लिए किया जाता है। तो ये तो 3 सही हैं, जो गलत होगा वो 1 नंबर होगा। सृजनात्मकता और निवेश सिद्धांत किसने दिया था, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये भी हमने पहली बार देखा है कि सृजनात्मक का निवेश सिद्धांत किसने दिया था। तो ये आपका संबंधित हो जाएगा आपके स्टर्नबर्ग एवं लुबर्ट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें विकास के इस चरण में बच्चे अपनी आँख, कान, हाथ एवं अन्य संवेदी अंगों के द्वारा है चिंतन करते हैं। तो इस कथन निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी सर्वोत्तम व्याख्या की गई है अवस्था में। तो ये सेंसरी मोटर स्टेज हो जाएगी, पहली अवस्था जीनी प्याजी की। उसी में 5 इंद्रियाँ होती हैं ना हमारी, जैसे सुनना और जो जीभ के द्वारा स्वाद लेना, आँखों के द्वारा देखना, ये इनके द्वारा सीखता है बच्चा। इनमें से बाल अध्ययन का संस्थापक कौन है। तो ये आपके हो जाएंगे स्टेनियोल, यानी स्टेनियोल है। इन्होंने बाल अध्ययन का संस्था थी, इन्होंने जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर ये संस्था इसकी बाल अध्ययन की कह सकते हैं नींव डाली थी, इन्होंने शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 25 नंबर कि निम्नांकित में से कौन सा किशोरावस्था के अपरिपक्व चिंतन का उदाहरण नहीं है, जैसा कि वो एल्किंडत के द्वारा किया गया था। मैं जब नाम ले रहा था ना, वो किसका था, वो एल्किंडत ही था, इसी ने बताए थे। जैसे कि मैंने नाम लिए थे, 2 नाम लिए थे आपके, एक तो था पर्सनल फेवर और दूसरा था आपका
इमेजरी ऑडियंस, तो ये इन्हीं के प्रकार थे दो, ठीक है, जो 3 क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं एलिफेंट से, ये चौथा क्वेश्चन आया है। इसमें से पूछ रहा था कि जो किशोरावस्था होती है उसके अपरिपक्व चिंतन का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है, और जैसा कि एलिफेंट के द्वारा बताया गया था, इनमें से जो होगा वो नहीं होगा सुनिश्चितता या अक्रेता जिसे बोल रहे हैं आप एसर्टिवनेस, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से शिक्षण व्यू रचना कौन सी है जो लोकतांत्रिक नहीं है। आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो वो हो जाएगा प्रदर्शन, बाकी सभी आपकी शिक्षण व्यू रचना लोकतांत्रिक थी। थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का कौन सा नियम पुनर्वरण की संकल्पना के समतुल्य है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपके प्रभाव के नियम पर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मॉडलिंग एक प्रभावी शिक्षण युक्ति है, ये अल्बर्ट बांडुरा से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये तीसरा पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगी आपकी प्रभावी शिक्षण कह सकते हैं युक्ति कौन सी है मॉडलिंग की, तो हम कहेंगे बौद्धिक अक्षमता युक्त बच्चों के लिए, यानी जो आपके होते हैं ना इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे, उनके लिए आपकी मॉडलिंग जो शिक्षा है बच्चों में दी जानी चाहिए, तो ये आपकी प्रभावी रहेगी, जो आपके किससे संबंधित है, ये आपके अल्बर्ट बांडुरा के जो सामाजिक अधिकार सिद्धांत है उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 है उच्च बुद्धि का निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक सर्वोत्तम होगा। हम ये कहेंगे कि क्या कहेंगे, इनमें से सभी को देखेंगे तो कि जो भी आपको पृष्ठ पोषण है यानी फीडबैक मिल रहा है उसके पश्चात आप समान गलती ना कर दोहराना है, ठीक है, उसमें बेहतरी लाएं, ठीक है, ये कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 आएगा, एक बच्चा क्रोधित होगा अपनी सहपाठी को ठीक उसी प्रकार मारता है जैसा उसके घर में उसे सजा दी जाती है, तो उदाहरण किसका है, तो वही है अल्बर्ट बांडुरा अनुकरण के द्वारा सिखाते हैं, तो उन्होंने इन्हें बच्चों पे भी तो प्रयोग किए थे। मैं जब कह रहा था बोबो डॉल हो गई एक तो बोबो, ठीक है, और जोकर हो गए, और जो वहाँ पर उपस्थित बच्चे थे उन पर भी प्रयोग किए थे, और इन बच्चों ने जहाँ उन पर विभिन्न प्रकार के उन्हें चलचित्र यानी जो आपकी एक तरह से वीडियो दिखाई विभिन्न प्रकार के, उसमें हिंसात्मक चीज़ें दिखाई, कुछ ऐसी दिखाई जो नॉर्मली समाज में होती है, तो बच्चा उसी देख कर वैसा ही अनुसरण कर रहा था, ठीक है, तो ये उसी से पूछा है, तो ये 4 नंबर क्वेश्चन हो गए, यानी अल्बर्ट बांडुरा से 4 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, तो इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो एक ही सिद्धांत से 3 से 4 क्वेश्चन बना दिए हैं, ठीक है।